हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आपका केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फैजांस रूल के बारे में। फैजांस रूल है क्या? तो फैजांस रूल हमको ये बताता है किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट नेचर शो होना, कोवैलेंट नेचर का शो होना क्या कहलाता है? उसका फैजांस रूल कहलाता है। अब फैजांस रूल और कोवैलेंट कैरेक्टर से हम क्या समझेंगे? हम आयनिक कंपाउंड देखते हैं। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? ऋण आयन छोटा होता है और धन आयन बड़ा होता है। तो फैजांस रूल हमको ये बताता है कि जो कैटायन का न्यूक्लियर इफेक्ट है वो क्या करता है? धनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इसको अपनी ओर आकर्षित करता है। उसका शेप जो होता है वो बदल देता है। शेप किस में कर देता है? डी फॉर्म शेप में कर देता है। तो धनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डी फॉर्म हो जाता है कुछ इस तरह। किससे? अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑफ हम कह सकते हैं कैटायन से। तो कैटायन के कारण धनायन का शेप डी फॉर्म हो जाना या धनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डी फॉर्म हो जाना, वही हमारा क्या कहलाता है? फैजांस रूल कहलाता है। अब फैजांस रूल किस पे डिपेंड करता है ये देखेंगे हम। तो फैजांस रूल नंबर 1 इसकी प्रॉपर्टीज है कि कैटायन की जो साइज होनी चाहिए ऋण आयन की, वो जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतना ही ज़्यादा उसका अट्रैक्शन पावर होगा। सेकेंड, कैटायन पे चार्ज जितना होगा उतना ही ज़्यादा, कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी और कैटायन पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? वो इस धन आयन को डी फॉर्म शेप में कर देगा। अब धन आयन को डी फॉर्म शेप करेगा तो ये डिफॉर्म हो रहा है और इसको डी फॉर्म शेप में ये कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे इसके अंदर पोलराइजेशन पावर होगी तथा इसकी पोलराइजेबिलिटी होगी। ये कितना ध्रुवण हो रहा है और इसकी कितनी ध्रुवण क्षमता है, कितने पावर से इसको ध्रुवित कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन, ये कहलाएगा। और इसमें हम कहेंगे पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन की, इसमें कितना ज़्यादा ध्रुवण हो रहा है। तो पोलराइजेशन पावर जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा? कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर होगा जो, और जितना ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी पोलराइजेशन पावर होगी। वो किस पे डिपेंड करता है? कह रहा है कि कैटायन की साइज छोटी होनी चाहिए और कैटायन का चार्ज जितना ज़्यादा हो। मतलब यहाँ पे कौन सा होगा? ऋण आयन। ऋण आयन में कह रहा है कि इसकी साइज जितनी ज़्यादा छोटी होगी, मतलब और छोटा हो, तो उसका क्या होगा? पोलराइजेशन पावर उतनी ज़्यादा, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज़्यादा। चार्ज स्पीसीज जितनी होगी उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। सेम अगर इसके अलावा हम बात करें तो जितना ज़्यादा कैटायन में पिसूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? उसमें कह सकते हैं हम उसकी पोलराइजेशन पावर होगी, उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट नेचर होगा उसमें। अब पिसूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जानते हैं। पिसूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? तो पिसूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो नोबल गैस की तरह दिखे लेकिन नोबल गैस की तरह हो ना। जैसे हम कह सकते हैं Cu+, Cu के बाद कैडमियम +2, Ag++, ऐसे इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे उनको हम कहेंगे पिसूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब NH2 हो सकता है, NP6 हो सकता है और ND10 हो सकता है। तो इसको हम कहेंगे पिसूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब झूठा, पिसूडो मतलब क्या होता है? झूठा। अब इसकी साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, किसकी?
एन आयन की, धन आयन की जितनी ज़्यादा साइज बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होगा उतना ही कोवैलेंट कैरेक्टर उसे शो करेगा। और सेकंड कह रहा है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसका पोलराइजेशन पावर होगा। मतलब फैजांस रूल में कैटायन की साइज छोटी और चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, एनायन की साइज बड़ी और चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। तो जितने ज़्यादा ये चारों कैरेक्टर शो होंगे किसी कंपाउंड में उतना ही ज़्यादा उस आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर शो होगा। जितने ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा किसी में उतनी ही कम उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। और जिसकी हम कह सकते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उसकी उतनी ही कम, और साथ ही साथ उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही कम होगा। ये फैजांस रूल हमको बताता है। अब फैजांस रूल साथ ही साथ हमको ये भी बता रहा है कि जितना ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा कलरफुल होगा कि कलरलेस। जितना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा किसी भी कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, कलरफुल कंपाउंड होगा। तो फैजांस रूल हमें ये बताता है कि आयनिक कंपाउंड है उसमें कोवैलेंट नेचर का शो होना। अब इस पे हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका AgCl, AgBr, AgI। ये तीन आपके कंपाउंड दिए गए हैं। अब इसमें पूछेगा कि कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कैटायन एन आयन है वो सेम है। अब एन आयन की सबसे ज़्यादा साइज किस में कम है, तो एन आयन की सबसे ज़्यादा साइज किस में कम है, इसमें। तो कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा, AgCl, फिर AgBr, फिर AgI। अब कह रहा है कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी AgI की, क्योंकि सबसे कम ही कोवैलेंट कैरेक्टर है। अब पूछे कि सबसे ज़्यादा कलरफुल कंपाउंड कौन होगा, तो जिसमें सबसे ज़्यादा कोवैलेंट नेचर उतना ही ज़्यादा उसमें कलरफुल कंपाउंड होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2। अब कह रहा है कि सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किस में शो होगा, तो देखते हैं इसमें कैटायन की साइज सब में सेम है। अब डिपेंड किस पे करेगा, एनायन की साइज पे। तो जिसमें जितनी ज़्यादा एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी वो उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो Sr की क्या होगी, साइज सबसे बड़ी होगी। तो SrCl2 में सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है AgCl, AgBr। तो AgCl और AgBr में कौन कलरफुल कंपाउंड होगा, कौन सा ज़्यादा कलरफुल कंपाउंड होगा, तो जिसमें जितना ज़्यादा कोवैलेंट नेचर उतना ही कलरफुल कंपाउंड। तो AgCl क्या होगा हमारा, बहुत ज़्यादा कलरफुल होगा, मतलब इम्पार्टिंग कलरफुल देगा, एक अनोखा कलरफुल होगा। किससे, AgBr से। अब इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसने दिया था, सिडविक ने। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो हमारा आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड किसके अकॉर्डिंग बनता है, एक ऑक्टेट रूल के। बट जो आयनिक कंपाउंड में सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है, उनके पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है इन आउटर मोस्ट सेल। उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं।
तो कह सकते हैं कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताने के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिया। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये कहता है कि सेंट्रल एटम मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे। सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं होंगे, 8 या 8 से ज़्यादा होंगे। साथ ही साथ सेंट्रल एटम को पहचानेंगे कैसे? किसी भी कंपाउंड में उसका लीस्ट इन नंबर होता है, सबसे कम संख्या में ही सेंट्रल एटम होगा। साथ ही साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? बहुत ही कम होती है, मतलब लो होती है। साथ ही साथ उसका साइज बहुत बड़ा होगा, साइज ऑफ एटम हम कह सकते हैं बड़ा होगा। और थर्ड पॉइंट है उसमें कि हाइड्रोजन ऑफ फ्लोरीन ये कभी भी सेंट्रल एटम का वर्क नहीं करते हैं, सेंट्रल एटम का वर्क नहीं करेंगे। कोई भी सेंट्रल एटम होगा जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन या कार्बन, ये अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना चाहते हैं। जैसे नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 2, सल्फर 4, फास्फोरस 5, सिलिकॉन 4 और कार्बन भी 4। या कोवैलेंसी से यहाँ मतलब होगा आपका कि वो कितने बॉन्ड बनाना चाहेंगे, कितने एटम अपने पास रखेंगे, मतलब उनसे कितने एटम जुड़े हुए होंगे, वही उसकी क्या कहलाएगी? कोवैलेंसी कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो सेंट्रल एटम के अलावा कार्नर्स के एटम होंगे जो उससे जुड़े होंगे संबंधित, वो क्या करेंगे? हमेशा ऑक्टेट में ही रहेंगे, मतलब कॉर्नर्स एटम्स के पास 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी भी किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सेंट्रल एटम पे होगा, जैसे H3O+, तो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा किस पे होगा? सेंट्रल एटम पे होगा। नेगेटिव चार्ज SO4- ये हमेशा किस पे होगा? कॉर्नर्स के एटम पे। यहाँ सेंट्रल एटम का वर्क कौन करेगा? सल्फर, और कॉर्नर के एटम का वर्क कौन करेगा? ऑक्सीजन। तो जो नेगेटिव पावर है वो हमेशा कॉर्नर्स के एटम पे रहेगा, और जो पॉजिटिव पावर है वो हमेशा किस पे वर्क करेगा? ऑक्सीजन पे वर्क करेगा, मतलब यहाँ पे सेंट्रल एटम का। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हम कोई भी एटम लेंगे, ठीक, उसके हम क्या करेंगे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, कोई भी एटम है, जितने भी एटम है उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद उसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उनको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। पॉजिटिव चार्ज को हम उसमें से पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, और निगेटिव चार्ज को उसमें से क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। फिर उसमें हम देखेंगे कितने बॉन्ड के फॉर्मेशन हो रहे, कितने एटम उससे जुड़े हुए हैं, कितने बॉन्ड बना रहे हैं, उनको सिंगल बॉन्ड से ही हम पहले जोड़ेंगे सबसे पहले। तो उनको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हम फाइंड कर लेंगे, और ये हमारा क्यू कहलाएगा। क्यू और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में से, क्यू में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम या तो यूज करेंगे पाई बॉन्ड बनाने में या लोन पेयर बनाने में हम करेंगे। तो देखते हैं कि ये कंपाउंड कैसे बनता है। जैसे पहला कंपाउंड है आपका N2। अब N के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 × 2, कोई चार्ज नहीं है, कितने होंगे? 10।
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो n, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं 2, तो -2 कर दिया हमने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास 8 क्या आ गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह बांटेंगे कि दोनों में बराबर, 2 2 4 और 2 और 2 4। अब देखते हैं क्या इसकी कोवैलेंसी कंप्लीट होती है। नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम किस में कोवैलेंसी में रहना चाहेगा 5 में, और कभी कभी 3 में भी रहना चाहेगा। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो लोन पेयर हैं ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ से आके यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखते हैं 2 2 4 2 6 ही हो रहा है, यहाँ के लोन पेयर आके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखिए 3 और 3 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। इसका भी देखिए 3 3 6, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। किस फार्मूले से, इस फार्मूले से। सेकंड है जैसे सेकंड आपका है H2। H2 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 1 2, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे H H, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, -2 कर दिए, कितना आ गया 0। तो H और H का ऐसे ही संरचना बनेगी, कोई भी इसमें लोन पेयर नहीं है, मतलब लोन पेयर कोई भी नहीं है। सेकंड जैसे हम कर सकते हैं H2O2N2 Cl2 देखते हैं। Cl2 में 7 7 14, 14 हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने 2, 2 को हम क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 12, 12 हमारे क्या आ गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब Cl ऐसे फॉर्म करेगा, यहाँ पे 1 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 14 में से हमने 2 को घटा दिया, 12 आ गए। अब Cl है, Cl में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 12, 12 को हम इक्वली डिवाइड कर देंगे दोनों एटम में, तो देखिए इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इस तरह हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है कि बहुत से ऐसे आयनिक कंपाउंड या हम कह सकते हैं कंपाउंड हैं जो कि जिन पे चार्ज होता है, तो उनमें हम चार्ज को कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में लिखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज हमको क्या बताता है, ये किसी एटम पे प्रेजेंट इंडिविजुअल चार्ज को बताता है। मतलब कोई कंपाउंड है हमारा, ठीक, उस पे चार्ज है, चार्ज स्पीसीज है, तो वो चार्ज स्पीसीज उस कंपाउंड के किस एटम पर होगा, यही हमें फॉर्मल चार्ज बताता है। अब फॉर्मल चार्ज हम किसी कंपाउंड के किसी एटम का कैसे फाउंड करेंगे, तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होता है V - U - S/2। V बैलेंस इलेक्ट्रॉन, U अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, OR लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है S का मतलब हुआ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, OR बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में भाग लिए हैं। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने बताया था, लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो कि चार्ज हैं, उनमें हम कौन सा चार्ज किस एटम पे प्रेजेंट होगा। हमने ये तो जान लिया कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो सेंट्रल एटम पे होगा, जबकि नेगेटिव चार्ज होगा वो कॉर्नर्स के एटम से होगा या जो उससे रिलेटिव एटम से उनके ऊपर होगा। लेकिन अगर चार्ज है, मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड में -2 चार्ज है, तो -2 चार्ज और वो उसके साथ 4 कॉर्नर्स के एटम जुड़े हुए हैं, तो 4 कॉर्नर्स के एटम में किसके ऊपर वो -2 चार्ज अप्लाई होगा, यही हमको फॉर्मल चार्ज बताता है। तो जैसे इसमें एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं पहले।
एग्जाम्पल्स हैं इसके NO2 माइनस 1, SO3 2 माइनस। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है SO4 माइनस 2, CO3 माइनस 2 और PO4 माइनस 3। अब इनमें हम देखते हैं इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाएंगे और उसके बाद इनमें हम फार्मल चार्ज देखेंगे। अब इसका हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे NO2 माइनस 1 का। तो NO2 में पहले हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद फार्मल चार्ज देख लेंगे किस एटम पे प्रेजेंट है। तो इसमें हम इसका पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो N में 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस, प्लस ऑक्सीजन में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटू 2 और प्लस 1। माइनस चार्ज हमेशा ऐड होगा और प्लस चार्ज इसमें माइनस हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 और 6 18। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, NO2 की संरचना बनाएंगे। NO2 की संरचना बनाने के पश्चात हम इसमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से घटा देंगे। तो 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 14। अब 7 इलेक्ट्रॉन दोनों पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और इस पे अब 2 2 4 2 6 और जबकि देखिए 2 2 4 2 6 2 8 इसका भी कंप्लीट हो रहा है। 2 2 4 2 6 2 8। अब जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उन पे हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज आ रहा -1। तो -1 नेगेटिव चार्ज को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे कि किस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम यही इक्वेशन लगाएंगे। कह रहा बैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम पे कितने हैं 6, ऑक्सीजन में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं -4, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 2 2 4 4/2। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2। 6 माइनस हम करेंगे 6 तो 0। तो इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। सेकंड इस पे देखते हैं। तो इस पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 4 2 6 और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो 2/2 कर देंगे, ये कट गया। यहाँ पे 1 वैल्यू आई और 6 माइनस 6 0 -1 किसकी वैल्यू आ गई -1। तो इस पे ही -1 चार्ज होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद अब सेकंड है आपका SO3 2-। अब SO3 2- का पहले हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो SO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें पहले हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन में 6 × 3 और +2। माइनस चार्ज ऐड होगा और नेगेटिव प्लस चार्ज माइनस हो जाएगा इसमें से। तो 6 × 18 6 24 और 2 26। 26 यहाँ पे हो गया। अब सल्फर की बना लेंगे। अब 26 में से हम 6 घटाएंगे, 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो 20 हो गया। अब सब पे हम इलेक्ट्रॉनों को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6। अब 2 इलेक्ट्रॉन बने सल्फर के पास। अब देखते हैं इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 2 8। यहाँ पे देखिए इसका ऑक्टेट हम यहाँ से क्या करेंगे बॉन्ड को उठा के और यहाँ पे फॉर्म करा देंगे। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 इसका भी कंप्लीट हो रहा है और इसका भी कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ देखते हैं कि किस एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले निकालते हैं। ऑक्सीजन का 6 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2/2 माइनस और यहाँ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 4।
तो 4/2 यहाँ 2 और यहाँ वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। ठीक, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं है अकॉर्डिंग टू फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट। अब इस पर हम देखते हैं कि चार्ज है कि नहीं है। तो इस पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 6, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 -2/2, 6 - 0 और -1 वैल्यू आ गया -1। तो इस पे भी -1 चार्ज होगा, मतलब इस पे चार्ज होगा। और सेम कंडीशन इसकी भी है, तो इस पे भी माइनस चार्ज होगा। तो इस तरह हम किसी भी कंपाउंड पे लगने वाला चार्ज इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड है SO4-। अब SO4- का देखते हैं, SO4-2 का। तो इसका सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, 6 × 6 × 4 और +2 आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 चौको 24 और 6 30 तो 32। अब इसका संरचना हम SO O और O यहाँ पे बना, यहाँ पे 32 और 4 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, -8 कर दिया, कितनी आ गई वैल्यू 24 है। सब में क्या करेंगे हम इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली। कितना होगा 6 चौको 24, 6 इलेक्ट्रॉन हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन सल्फर की कोवैलेंसी कितनी होती है 6, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस तरह फॉर्म करेगा और ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे लोन पे मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब जो -2 चार्ज है वो किस पे अप्लाई होगा। -2 चार्ज के लिए हम सबसे पहले एटम का फाइंड कर लेते हैं कि फॉर्मल चार्ज कितना है। तो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ऑक्सीजन पे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 और माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 2 4/2, तो कितना हो गया 6 - 4 - 2 आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस पे भी 0 और इस पे भी 0 क्योंकि दोनों सेम कंडीशंस हैं। इस पे हम देखते हैं S वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 होंगे क्योंकि ऑक्सीजन में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 -6, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2/2। तो यहाँ पे 0 -1 जो वैल्यू आएगी -1 की आएगी, मतलब इस पे -1 चार्ज होगा और इस पे -1 चार्ज होगा। अब इसी तरह हम CO3 2- का और PO4-3 का सेम कंडीशन से अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले उसका हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, जितने भी कंपाउंड हैं उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। जैसे इसमें हमने सल्फर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ऑक्सीजन में भी 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या 4 थी, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो चार्ज है अगर माइनस चार्ज है तो उसको हम ऐड कर देंगे, प्लस चार्ज है तो उसको उसमें से घटा देंगे जो हमारी संख्या। ठीक, संख्या आने के बाद उनका हम नॉर्मली स्ट्रक्चर बना देंगे सिंगल बॉन्डेड एटम से। तो जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे 2 2 4 2 6 2 8, सबसे पहले हमने ये किया तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड किया और 24 इलेक्ट्रॉन हमें मिले। 24 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद हमने उनको सब पे इक्वली डिवाइड कर दिया। अब सल्फर अपनी कोवैलेंसी 6 में रहना चाहता है, तो कोवैलेंसी 6 में रहने के लिए हमने उसके यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन उठा के बॉन्ड बना दिए, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन हटा के बॉन्ड बना दिया। ठीक, इसका भी ऑक्टेट से ज़्यादा हो गया और कोवैलेंसी में भी फाउंड कर दिया और ये भी अपने ऑक्टेट में। आप देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज किस एटम पे कितना है, क्योंकि कंपाउंड क्या है चार्ज स्पीसीज है। तो हमने क्या किया, ये दोनों एटम सेम स्पीसीज है और ये दोनों एटम भी सेम स्पीसीज है, तो हमने पहले इस एटम का निकाल लिया 6, ऑक्सीजन में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, -4 इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमने लिखा अनशेयर्ड हुआ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 4 यहाँ पे 2 और 2 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, OR बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हमने इस फार्मूले के बेस पे इसका आवेश 0 निकाला। सेकंड, इनमें और इनमें 0 हो गया। अब सेम कंडीशन इसमें हम अप्लाई करेंगे, तो ऑक्सीजन में हमेशा 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन,
-6 कर देंगे, 2 2 4 और 2 6 बैलेंस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके हो गए, 2/2 कर दिया, 0 -1 -1 आपकी ये वैल्यू आ गई। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मल चार्ज, ये क्वेश्चन आपके CO3-2 और PO4-3 आप स्वयं करिएगा, बाकी पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। फिर इसके बाद आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, काफ़ी थ्योरीज है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।